आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हमारा सेकंड जो है टॉपिक नेचर ऑफ साइंस का, जो कि 9.2 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स है, और ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम आज फ़िज़िक्स की ब्रांचेस को डिस्कस करने जाएंगे। तो बेटा आए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा जब भी आपकी ये ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स लिखा है ना, तो आपने जस्ट लिखना है यहाँ पे ये लिखें, ये चीज़ जो भी मैं आपको टाइप करके देने लगा हूँ ना, आपने ये चीज़ लिख लेनी है। आपने कहना है, न्यू से लिख देता हूँ। हाँ जी, आपने कहना है कि देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स विच आर गिवन बिलो। ठीक है बेटा, ये आपने कह के फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट क्या कर देना है, जस्ट यहाँ से स्टार्ट कर देना है, मैकेनिक्स से, इस पॉइंट से आपने स्टार्ट कर देना है। ठीक है बेटा। तो बेटा मैकेनिक्स क्या चीज़ है? बेटा मैकेनिक्स एक फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसका बहुत ज़्यादा रोल है। लाइक अगर मैं इसको बताऊँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। अब आपको मैं कहूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पे यूज़ होती है, तो बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ना, ये न्यूटन की फ़िज़िक्स थी। और दूसरा जिसको आप अपनी रियल लाइफ मैक्रो जो है आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप इसको यूज़ करते हैं, मैक्रो लेवल पे आप इनको यूज़ किया जाता है। ये जो है क्लासिकल मैकेनिक्स। फिर एक और होती है क्वांटम मैकेनिक्स। बेटा क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो आगे आएगा। मैकेनिक्स की आगे एक और ब्रांच है, वो हम यूज़ करते हैं माइक्रो लेवल पे, एटम के सब एटॉमिक लेवल्स पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स, एड्रॉन्स वगैरह, इनको स्टडी करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का जो है फ़िज़िक्स की ब्रांच है, उसको हम यूज़ करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग बुक है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स भी है जो इसके अंदर न्यूटन के लॉस फॉलो होते हैं। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके लॉस फेल हो जाते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉस फेल होते हैं। अब क्लासिकल मैकेनिक्स किसकी मैकेनिक्स है? बेटा ये न्यूटन की मैकेनिक्स है, और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो आइंस्टाइन की मैकेनिक्स है। तो आइए बेटा स्टडी करते हैं मैकेनिक्स की। तो बेटा इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन एंड द फिजिकल इफेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस द मोशन। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है। आप लोगों ने यहाँ से इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। कहाँ से? इट इज़ द स्टडी से लेके इन्फ्लुएंस मोशन तक, यहाँ तक। तो बेटा ये किसके ऊपर बुनियाद करता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन एंड इज़ ऑफन कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। एक तो ये न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के ऊपर अप्लाई होता है, और दूसरा न्यूटन की ही लॉज है ग्रेविटेशन के तौर पे, उधर भी अप्लाई होती है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स। तो आपने जस्ट इसके लिए इतना ही लिख देना है, और ये नीचे भी आप लोगों ने लिख लेना है, क्योंकि ये बेस आपका, ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपकी ये एमसीक्यूज़ की बेस पे आ सकती है कि मैकेनिक्स जो है कौन सी, ये वाली क्लासिकल मैकेनिक्स है बेटा, ये किस मैकेन जो है कौन से लॉ के ऊपर होल्ड करती है। तो आपने कहना है न्यूटन्स के लॉ के ऊपर। एंड सेकंड वन, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। बेटा इसके नाम से पता चल रहा है, हीट मतलब हीट, थर्म का भी यहाँ पे इसका भी जो मतलब होता है ना, ये थर्म जो लिखा हुआ है, थर्म का मतलब भी हीट, टेम्परेचर। और डायनामिक्स का मतलब होता है बेटा मोशन। डायनामिक्स का मतलब मोशन। मैं यहाँ पे ना इसके ऊपर लिख भी देता हूँ। यहाँ पे इसका मतलब है मोशन, और यहाँ पे इसका मतलब है हीट। कामा डाल देता हूँ ताकि दोनों डिफरेंट अलहदा हो जाए। अच्छा, अब बेटा स्टडी करते हैं कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। तो बेटा इसके अंदर आप एनर्जी के अबाउट स्टडी करते हैं। कौन सी एनर्जी? जो कि हीट में प्रोड्यूस हो रही हो, ऐसी एनर्जी जो कि आपको हीट प्रोड्यूस करके दे रही हो, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हो किसी भी मटेरियल के अंदर। कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि अपने पास क्या रखता हो, थर्मल एनर्जी भी रखता हो, और उसको आप यूज़ कर रहे हो, और वो एनर्जी यूज़ होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट अपने आप को करती है। यानी कि एक जगह से फ़्लो करती है और दूसरी जगह अपने आप को पहुंचाती है। तो इसको हम ये आपकी डेफिनेशन क्या कहती है? डील विद द थर्मल एनर्जी पोसेस्ड बाय द मटेरियल। अभी जो आपको बात बताई, एंड इट इज़ यूज व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आप इसको किसी भी बॉडी के अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक फॉर्म में दूसरी शक्ल के अंदर। तो अब मिसाल देता हूँ आपको कैसे। एक बेटा कमरा है,
उसके अंदर आपने हीटर जलाया हुआ है, ऑन किया हुआ है, और बाहर सर्दी का माहौल है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने बेटा अपना डोर ओपन किया तो आपको पता है कि हीट फ्लो करती है फ्राम हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। अंदर रूम के अंदर जितनी भी बेटा हीट होगी वो सारी की सारी बाहर की तरफ फ्लो कर जाएगी। तो ये इस तरीके से है कि हीट फ्लो करती है। अब आगे बेटा थर्ड आपके पास क्या है, एक ब्रांच है जो कि फिज़िक्स की अकॉस्टिक्स। बेटा अकॉस्टिक एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप साउंड्स के मतलब आप स्टडी करते हो। इट डील विद द नेचर एंड द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिबल साउंड एनर्जी। ऑडिबल साउंड एनर्जी बेटा कौन सी होती है? ऐसी एनर्जी, ऐसी साउंड एनर्जी जो कि एक इंसान आसानी से सुन सकता है, जिसको आप ऑडिबल साउंड एनर्जी का नाम देते हैं। और वो इंसान कितने तक सुन सकता है बेटा? ऑडिबल वो अकॉस्टिक, उसकी इंसान की सुनने की जो रेंज है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो बेटा इंसान जो है ना वो 20 हर्ट्ज़ से 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ तक बेटा वो सुन सकता है, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक ये है कि एक इंसान ऑडिबल साउंड एनर्जी कितनी है, तो वो ये है 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़। इसको हम बेटा हम जो है ना, इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स के भी हम ले सकते हैं। इसका कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं ना वो 20,000 हर्ट्ज़ के अबव होती हैं ना, तो यहाँ से उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। वो भी इसी के अंदर आती हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं। तो वो इसी के अंदर कॉस्टिक के अंदर ही आती है, ऑडिबल साउंड एनर्जी के अंदर। अब आ जाती है कि ऑप्टिक्स क्या है। एक और भी सॉरी मैं चीज़ बताऊँगा कि बेटा 20 हर्ट्ज़ से ना ना ही इंसान नीचे सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज़ से इंसान ना ऊंचा सुन सकता है। ऐसी ऊंची आवाज़ जो है वो सुन सकने की उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स के बारे में आगे बात करें तो बेटा ऑप्टिक्स के नाम से पता चल रहा है कि हम ऐसी ब्रांच फिज़िक्स की जिसके अंदर हम बेटा क्या स्टडी करते हैं, लाइट के अबाउट। कौन सी लाइट? जो कि विजिबल लाइट होती है। आपके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम के अंदर हम बेटा बहुत सारी कुछ चीज़ें मार्क करते हैं। तो जैसा कि उसमें स्टूडेंट ज़रा ये देखें विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में, लाइट है ना, तो ये मैं ज़रा उसका स्पेक्ट्रम आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पास बेटा ये होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके अंदर बहुत सारी वेव्स आती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखें तो आपके पास सबसे नीचे क्या है, रेडियो वेव है, फिर इंफ्रारेड है, फिर होती है बेटा यहाँ पे विजिबल रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज और फिर गैमा रेज होती है। तो बेटा जो आपको नज़र आती है ना लाइट, वो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला जहाँ पे ये लाइट बल्ब है ना, ये वाला पोर्शन होता है, जिसके अंदर आपको 7 कलर के आपको एक स्पेक्ट्रम नज़र आता है। ये देखें ना नीचे विजिबल स्पेक्ट्रम, यहाँ पे स्टार्ट होता है ये वॉयलेट है, ये इंडिगो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर ये येलो है, फिर ऑरेंज है, और फिर रेड आ जाता है। ये 7 तरह के कलर्स होते हैं जिसको आप अपनी यहाँ पे इसको कंसिडर करते हैं। तो बेटा इट डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ विजिबल लाइट। इसके अंदर आप सिर्फ विजिबल लाइट के बारे में स्टडी कर की जाती है ऑप्टिक्स के अंदर। वो जैसे देखिए आपके पास एक स्पेक्ट्रम है, आपकी प्योर लाइट वाइट सूर्य से लाइट आती है, वो इस प्रिज्म के साथ बेटा आपके आके हिट करती है, तो यानी कि तो यहाँ से रिफ्रैक्ट करती है। यहाँ पे इंसिडेंट फॉल का होती है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन के ज़रिए से आपको ये आगे से 7 तरह के कलर्स आपको मिलते हैं यहाँ से। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रिज्म के साथ हो, हम इसके डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को भी इस्तेमाल करके हम ये यहाँ से कलर्स को ओरिजिनेट करवा सकते हैं। फिर बेटा आगे एक और ब्रांच है फिजिक्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो मीन, यहाँ से बेटा ये जो इलेक्ट्रो का वर्ड है ना, तो इलेक्ट्रो क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा चार्ज, मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मैग्नेट। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ चार्ज, आगे मैं थोड़ा सा स्पेस डाल के आगे मैग्नेटिज्म से मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी मैग्नेट लिखा था, मैग्नेट, डेट्स इट। आगे देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बेटा क्या है, इस ब्रांच के अंदर बेटा किस चीज़ की स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि चार्ज की भी और मैग्नेट की, दोनों इकट्ठी की स्टडी कर की जाती है। इन दोनों के अंदर अगर चार्ज के अबाउट स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जब भी चार्ज बेटा फ्लो करता है ना, तो वहाँ पे बेटा करंट पैदा होती है, करंट प्रोड्यूस होती है, या करंट इंड्यूस होती है, ऐसे भी कह सकते हैं।
और मैग्नेट जहाँ भी आपको पता है मैग्नेट होगा तो बेटा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाजमी होगी। नॉर्थ और साउथ पोल पे आपकी इसके दो पोल होते हैं ना मैग्नेट के, ये देखें पिक्चर के अंदर, ये आपके पास एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ, तो ये पोल्स होते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ना वो ये आपको देखिए ज़रा बीच में से एक लाइंस जा रही हैं, ये वाली यहाँ से यहाँ तक साउथ की तरफ, इन लाइंस को हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, नॉर्थ से, और एंड कहाँ किधर होती हैं, साउथ पर। तो ये ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। ठीक हो गया। आगे बेटा क्वांटम मैकेनिक्स है, ये आपके पास क्या होता है, ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अबाउट स्टडी करते हैं। और चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हों, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, चाहे वो एंटी न्यूट्रॉन हो, चाहे वो ड्यूट्रॉन हो, या आपके पास क्वार्क्स हों, ठीक है, हाइड्रॉन्स हों, म्यून्स हों, कुछ भी हों, वो हम बेटा हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो आइए आपके पास ये आइंस्टाइन की मैकेनिक्स है, ठीक है, और वेरी इंटरेस्टिंग क्वांटम मैकेनिक्स है जिसमें हम हाइड्रोजन एटम की वो तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में स्टडी करते हैं इसके अंदर। पीछे बेटा है जी रेलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इसके होते हैं बेटा, ये भी रेलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, ये भी आइंस्टाइन की मैकेनिक्स है, स्पेस और टाइम के रिलेटेड होती है, उसको एक्सप्लेन करती है। जैसे कि मैंने आपको सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया स्कोप फिज़िक्स के अंदर, स्पेस और टाइम के अंदर मैंने आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर थोड़ा सा डिटेल से आपको बताया था कि स्पेस का टाइम के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, स्पेस का टाइम के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और टाइम का स्पेस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कि स्पेस टाइम के बगैर अधूरी है और टाइम स्पेस के बगैर अधूरा है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटर कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये एब्सोलूट क्वांटिटीज़ नहीं होती। एब्सोलूट क्वांटिटीज़ क्यों नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे एक बड़ी अच्छी डिटेल से बताया था कि आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा होता है, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एक दूसरा बंदा अपने आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा। हर दोनों बंदे ठीक होते हैं, दोनों की ऑब्जर्वेशंस, थिंकिंग स्ट्रैटेजीज़ बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन उन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंस होने की वजह से वो क्या होते हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़, उनकी कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी जो है वो प्रॉपर नहीं होती। तो हाँ, बट दे आर इंटर रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर, ठीक है, एक दूसरे क्या नाम है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन देम, एक तो एक दूसरे में इनका क्या नाम है रिलेशनशिप भी कायम हो जाता है स्पेस और टाइम का आपस में। एंड हाउ दे आर इंटर, मैंने आपको बताया था ना कि आप स्पेसशिप में हो तो टाइम आपका स्लो हो जाता है, और अगर आप ज़मीन के ऊपर हों तो आपका टाइम जो है वो जल्दी फास्टली मूव करता है। एंड हाउ दे आर इंटरफ्लुएंस या इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं बाय ग्रेविटी एंड स्पीड, तो ये किस तरीके से ग्रेविटी और स्पीड के साथ इनका तल्लुक होता है ये भी आपको बताया। स्पेसशिप से दूर हो जाएंगे तो टाइम आपका स्लो होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप ज़मीन के ऊपर होंगे तो टाइम आपका जल्दी ट्रैवल करेगा। तो ग्रेविटी के साथ भी यही तल्लुक है, अगर ज़मीन से दूर हो जाएंगे तो आपके पास बेटा ग्रेविटी कम हो जाएगी, तो ग्रेविटी कम होने से आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम जो होगा वो स्लो हो जाएगा। तो ये बेटा इनका मेन ऊपर फैक्टर है। आगे बेटा आगे न्यूक्लियर फिजिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द एटम, कोई भी एक एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस की ही तो मेन बेटा बात है, जिसके वो आप जो किन के ऊपर मुश्तमिल होता है, दो चीज़ों पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यही जिनको आप न्यूक्लियंस का नाम भी देते हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को आप एक न्यूक्लियंस का नाम देते हो, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है आपकी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जो आप जो एटम्स यूज़ करते हो, जाए कि यूरेनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, और इसलिए हम इसको न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह भी इसको इस्तेमाल करते हो आप, यही स्ट्रेटजीज टेक्निक्स यही न्यूक्लियर फिजिक्स उधर इस्तेमाल की जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के मतलब। अब ये हर एलिमेंट की डिफरेंट होती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ यूरेनियम की डिफरेंट होगी, प्लूटोनियम की डिफरेंट होगी, रेडियम की डिफरेंट होगी, रेडॉन की डिफरेंट होगी, क्रिप्टॉन की डिफरेंट होगी, तो इन सब की बेटा जो है ये आपकी डिफरेंट होगी। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इनमें। पार्टिकल फिजिक्स में आप क्या बेटा स्टडी करते हैं, इसके अंदर आप बेटा मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, कि मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, एक एलिमेंट या एक एटम भी कह सकते हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल विच आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। यानी कि आपके पास कोई एक बेसिक एलिमेंट है, मिसाल देता हूँ, आपके पास एक दीवार है, वॉल है, उसकी जो एक बेटा ब्रिक होगी, एक जो ईंट होगी, वो जो एक ईंट है उस दीवार की, वो डैट इज़ कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। वो उसका एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि बहुत सारे एलिमेंट पार्टिकल मिले हैं और पूरा उन्होंने एक दीवार बना दी है। मतलब एक ईंट को आपने एक पार्टिकल गए ना,
तो वो उसने पूरी एक दीवार बना दी है, तो ये वो पूरी एक मैटर बन गई। तो मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें हम पार्टिकल फिजिक्स में हम उनको स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी के अंदर बेटा क्या स्टडी करते हैं, इसके अंदर तो बेटा सिंपल सी बात, इसके नाम से पता चल रहा है एस्ट्रोनॉमी। आपके पास स्पेस के अंदर जो भी आपके पास मौजूद हैं चीज़ें, जैसे गैलेक्सीज़ हैं आपके पास यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। तो या आप सीधी सी बात करें कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, सेलेस्टिकल बॉडीज़ के अबाउट आप स्टडी करते हो, जो कि आपके पास ये लिखा हुआ है। ये वर्ड बोल दो तो आपके अंदर ये प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी सारे के सारे आ जाएंगे। क्लियर बेटा। तो इसके अंदर आप स्टार्स, मून, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी आपके पास कहकशाएँ हैं, गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे जो हैं आपके पास वो जो उनका जो होते हैं क्लस्टर्स वगैरह। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे क्लस्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो वो, तो ये आपके पास एस्ट्रोनॉमी यहाँ पे इसकी स्टडी करते हैं। और कॉस्मोलॉजी में आपके बेटा किस चीज़ की स्टडी करते हो, आपकी यूनिवर्स की जो लार्ज टाइप की जो बेटा स्ट्रक्चर्स हैं ना, आपकी यूनिवर्स में आपके लार्ज टाइप के जो स्ट्रक्चर है और उनको एवेलुएट किस तरीके से किया जाता है वो सारा, और उनके अंदर टाइम डायलेशन कैसे हो रही है, ठीक है, मैं और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन किस टाइप की हो रही है उनके अंदर, किस तरीके से वो मूव कर रहे हैं, ये सारी बेटा उनके ऊपर स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हो कॉस्मोलॉजी के अंदर। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स बेटा क्या चीज़ है, बेटा ये आपके पास मैटर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप स्टडी करते हो, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब वो जो सॉलिड फॉर्म होते हैं, जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ पे ये एक पिक्चर दिखाऊँ, ये वाली, इस सामने पिक्चर जो शो हो रही है, इसमें आप ज़रा ये वाला ब्लॉक देखें, ये वाला, ये क्यूब शेप बनी हुई है, लेकिन आप देखें इसके अंदर ये वाला, ये पर्पल किस्म का जो है एलिमेंट है, सॉरी ये एटम है, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये वाला, देखें कितनी एक रेगुलरिटी है इन सब के अंदर। फिर यहाँ ऊपर देखें, 3 4 5, तो ये एक रेगुलरिटी है, ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ द मैटर। किसी भी सॉलिड फॉर्म के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद हो, कोई भी जो आपकी सॉलिड फॉर्म होगी उसका वो, कोई भी आपके पास चीज़ होती है वो आप एटम से मिल के बनती है, उसके बगैर बेटा ना, ये नामुमकिन है। तो बेटा आज हमने या आपने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को कम्प्लीटली डिटेल से स्टडी किया। तो बेटा अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछिएगा इन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के रिलेटेड। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारा लेक्चर अच्छा लगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।